Hello friends, welcome to UXIS. My name is Pranav Singh and today we'll discuss another important topic जो करंट अफेयर्स साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस और एक इंटरनेशनल रिलेशन में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ क्योंकि प्रीलिम्स भी बहुत नज़दीक में है और मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक का थीम है वो है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। आपने पढ़ा होगा देयर आर सो मेनी मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट रिजिम जिसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेस्टर्न एग्रीमेंट, एमटीसीआर। तो ये सारा जो ग्रुप्स हैं इसका पीछे कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे और साथ में ये देखेंगे इस ग्रुप में इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या इतना इंपॉर्टेंट है। और ये सारे चीज का डिस्कशन के बाद हमारे प्रीलिम्स साथ में मेंस में इन GS2 क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगेन वी विल डिस्कस द ऑपरेशन सिंदूर, जो वहां से ये सारे चीजें निकल कर आ रही हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दोनों जो मिलिट्री हैं उनके बीच में एक एंगेजमेंट हुआ, एस्केलेशन एंगेजमेंट हुआ एंड देयर हैव सम क्लैश रिगार्डिंग जो उनके मिलिट्री हैं। तो ये मिलिट्री एंगेजमेंट जो हुआ है, एस्केलेशन जो बढ़ा है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आया द न्यूक्लियर रेडिएशन, द न्यूक्लियर रेडिएशन इन पाकिस्तान। ऐसा न्यूज फेक न्यूज आप बोल सकते हैं क्योंकि इसको क्लियर किया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एजेंसी वॉच डॉग है जो एक ने क्लियर किया कि देयर हैज बीन नो रेडिएशन इन पाकिस्तान। तो ये सराउंडिंग से जो टॉपिक है वहीं से निकल कर आ रहा है। तो हम ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे एंड वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। तो न्यूज रहा द ग्लोबल न्यूक्लियर वॉच डॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना। वियना कहां पे है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, वहां पे ये एजेंसी का हेडक्वार्टर है। हैज सेड दैट देयर हैज बीन नो रेडिएशन लीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, नो रेडिएशन लीक from any nuclear facility in Pakistan after the escalated military engagement with India. During Operation Sindoor, Sargodha, one of the Pakistan biggest air bases near Kirana Hills, ये याद रखिएगा, this is very important, Kirana Hills was targeted by India. Kirana Hills is reported to house some nuclear installation. तो पाकिस्तान का उस किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, लेकिन भारत ने उनके जो इंपॉर्टेंट एयर बेस है उसको टारगेट किया था। और पाकिस्तान का ऐसा चीज कहना था कि ड्यू टू द अटैक ऑन देयर एयर बेसेस हमारे जो न्यूक्लियर साइट है उसको भी डैमेज किया गया एंड देयर इज सम रेडिएशन। तो वहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आया कि भारत पाकिस्तान ने बहुत सारे देशों से बोरोन एक तरीके से मंगाए जा रहे हैं और उस बोरोन का यूज किया जा रहा टू काउंटर द रेडिएशन जो निकल रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियर फैसिलिटी। नेक्स्ट, एयर मार्शल AK भारती DG एयर ऑपरेशन हैड सेड दैट इंडिया हैज नॉट हिट एनी टारगेट इन पाकिस्तान किराना हिल्स। तो कहने के बाद इंडिया ने यह भी क्लियर किया कि ना हम उनके कोई एयर बेसिस को टारगेट किए थे और जिसके कारण कोई डैमेज हुआ होगा किराना हिल्स में। और लास्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये क्लियर कर दिया कि देयर हैज बीन नो न्यूक्लियर रेडिएशन फ्रॉम किराना हिल्स और पाकिस्तान। अब यहां से निकलकर चीजें आ रही हैं कि व्हाट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जब हम इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो मैंने कहा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना। And this agency was formed in 1957. जब 1957 में द सिचुएशन अराइजेस रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर, USA और USSR में एक रेस था टू बिकेम ए पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री।
और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन द स्पीच 1953 ने उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था। एटॉमिक को लेकर एक स्पीच में उन्होंने कहा कि एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए, ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो न्यूक्लियर को सारे सेफगार्ड करे एंड टू रिस्ट्रिक्ट द न्यूक्लियर आर्म रेस। वहां से ये चीज निकल कर आया। अगर आपसे बैकग्राउंड में पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्पीच गिवन बाय द प्रेसिडेंट आइसनर ऑन द इंपॉर्टेंट एटम्स फॉर पीस स्पीच, एटम्स फॉर पीस स्पीच, ये स्पीच दिया गया था यूएस के प्रेसिडेंट इन 1953 और यहीं से एक बैकग्राउंड शुरू होता है द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और 1957 में इन हेडक्वार्टर वियना ये एक इंपॉर्टेंट एजेंसी बनती है। एंड दिस इज, आप कह सकते हैं ये यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको जो यूनाइटेड सेक्रेटरी काउंसिल और साथ साथ में यूनाइटेड जनरल असेंबली को रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बाद में पढ़ते हैं, ये देखिए यूएस प्रेसिडेंट आइसनर फॉर द एटम्स फॉर द पीस एड्रेस टू द जनरल असेंबली 1953। इन 2005 IAEA and its Director General Mohammad Ilbradi were awarded Nobel Peace Prize for their work for safer and more peaceful world। तो इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इन 2005। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। और IAEA को लेकर एक सवाल भी 2020 में यूपीएससी ने पूछ चुका है इन प्रीलिम्स। तो बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एजेंसी। नेक्स्ट, the committee honored the IAEA leader for their efforts to prevent nuclear energy from being used for military purpose and to ensure that nuclear energy for peaceful purpose is used in the safest possible way। अब हम अगर IAEA की बात करें तो भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। अगेन, भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर। अगर आज के डेट में अगर आप बात करें, इंडिया इसके सारे सेफगार्ड्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। ऑल 27 न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ IAEA। जैसे भारत के जो न्यूक्लियर है कुडानकुलम, रावत भाटा, तारापुर, जैतपुर, हमीरपुर, ऐसे जगह पे भारत के न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो सिविल पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। और ये सारे फैसिलिटी अंडर द सुपरविजन एंड प्रोटोकॉल ऑफ सेफगार्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ IAEA। अगेन, सेफगार्ड्स आर एम्बेडेड इन द लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। इंडिया इज द मेंबर एंड बाइंडिंग है भारत के लिए भी और जो भी देश इसके जो मेंबर्स हैं। These safeguards are accepted by the states after the conclusion of such agreements with the agency। और ये चीज यहां से भी निकल कर आया था जब यूएसए और ईरान के बीच में जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था JCPOA, जिसमें इस जो सेफगार्ड का एग्रीमेंट है ईरान ने मानने से मना कर दिया था और भविष्य में जाकर वो एग्रीमेंट एक तरीके से कैंसिल हो गया ड्यू टू द नेम टेकन। यूएसए ने अपना नाम बाहर ले लिया और फिर आज के डेट में ट्रंप यूजेस द कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी टू साइन अगेन दिस इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील विथ ईरान। और उसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है उसको फॉलो करने की बात हो रही है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द IAEA देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेफगार्ड एग्रीमेंट्स। 3 तरीके का सेफगार्ड एग्रीमेंट होता है और कंप्लीमेंटेड विद द एडिशनल प्रोटोकॉल्स। तो 3 तरीके का सेफगार्ड है एंड विथ एडिशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो पहला जो है कंप्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट विथ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो वैसे स्टेट जो नॉन न्यूक्लियर हैं, जिनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन का जो टैग नहीं मिला हुआ, उनके साथ जो हम सेफगार्ड साइन करेंगे थ्रू दिस प्रोसीजर। पार्टीज टू द नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। Voluntary offer safeguard agreement with the nuclear weapon state parties to the NPT and item specified safeguard agreement with the non PPT states। तो भारत इसी तहत में आता है क्योंकि भारत अगेन नॉन
एनपीटी स्टेट्स है, और भारत ने इस सेफ गार्ड्स को फॉलो करता है एंड अपने सारे आइटम्स, रिसोर्सेस, इनरिचमेंट प्रोसेस को आईएई को बताता है एंड दे ओपन द डोर फॉर आईएईए कि भारत कभी भी आ सकते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी को चेक कर सकते हैं और भारत के जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल है उसके इनरिचमेंट को वो चेक कर सकते हैं 3 to 6%। अगर 3 to 6% है इसका मतलब लो यूरेनियम इनरिचमेंट है एंड दे यूजिंग फॉर द सिविल पर्पसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनरिचमेंट प्रोसेस। अगर ये इनरिचमेंट प्रोसेस 90% की तरफ जा रहा है, इट मींस दैट दे आर यूजिंग फॉर द मिलिट्री पर्पस, जो ईरान कर रही थी। नेक्स्ट, इन इंडिया, इंडिया रेटिफाइड एडिशनल प्रोटोकॉल इन 2014। 2014 में भारत ने रेटिफाई किया एंड विच ग्रांटेड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ग्रेटर एक्सेस टू द इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, और जिसके तहत 27 न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पे आईएईए का एंट्री है। India has signed a item specific safeguard agreement under the IAEA along with Pakistan and Israel, क्योंकि ये भी देश नॉन एनपीटी ट्रीटी है या स्टेट्स है, इन्होंने भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया। कौन कौन? भारत, इजराइल एंड पाकिस्तान, और इन्होंने तीनों ने द इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है सेफगार्ड का उसको साइन किया। They are nuclear power states that are not a member of nuclear supplier group as well NPT. In 2009, Incident and Emergency Center was established by IAEA for the coordination of internal assistance इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड द रिगार्डलेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसिडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर चेर्नोबिल को ध्यान में रखते हुए जो यूक्रेन में हुआ और भविष्य में जो वार टेंशंस बना रहता उसको ध्यान में रखते हुए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया गया जिसका नाम है इंसिडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर। अगेन अब हम बात करेंगे द इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। अब ये सारे कंट्रोल रिजिम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये देखना है कि भारत किसका सिग्नेटरी है। तो अगर हम बात करें दिस इंपॉर्टेंट रिजिम की, अगर हम मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 4, जिसमें भारत 3 का सिग्नेटरी है, एक्सेप्ट जो चौथा है वो है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसका भारत मेंबर नहीं है, उसके भी बहुत कारण है। उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो है चाइना रोड ब्लॉक, चाइना रोड ब्लॉक टू बिकेम द इंडिया मेंबर। अब उसका यह कहना है कि जब तक भारत एनपीटी को सिग्नेटरी नहीं बनता है तब तक भारत एनएसजी का मेंबर नहीं बन सकता है। लेकिन भारत ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्राई किया, यूज देयर डिप्लोमेसी टू बिकम इट्स मेंबर, पर इसका मेंबर नहीं बन पाया। इसके बाद भी जितने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है लाइक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेस्टर्न एग्रीमेंट एंड एमटीसीआर, इन तीनों के भारत ने मेंबर बन चुका है, एंड जो एक्सेप्ट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। लेकिन भारत को अब लगता है कि इसके मेंबर अब नहीं भी बनेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत को एग्जेम्पशन मिल चुका है रिगार्डिंग द एनएसजी। और वो एग्जेम्पशन क्या था, उससे क्या हमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, एडवांटेज मिला, उस एडवांटेज को भी हम समझेंगे। तो अगेन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सराउंडिंग टॉपिक्स आर ऑल आर इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे हमने लिंक किया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, और हमने सारे चीज को यहाँ पे डिस्कस किया। Now, when we talk about the nuclear export control regime, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime, established in 1987. MTCR is an informal political understanding among the states that seek to limit the proliferation of missiles and missile technology. It has 35 members, and India was admitted in June 2016. China is not a member. Again very important for prelims. भारत इसका मेंबर कब बना? 2016 में, और चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो बेसिकली एमटीसीआर क्या होता है? अगर हम एमटीसीआर की बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ये एक तरीके से कंट्रोल करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को।
और यही बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज होते हैं टू कैरी द न्यूक्लियर वॉरहेड। अगर भारत इसका जब तक मेंबर नहीं बना था, देयर इज नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द डेवलप्ड स्टेट। अब भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था वो बहुत डिले हो रहा था। रसिया वांट टू कन्वे, वांट टू सप्लाई, वांट टू हेल्प रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बट रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू द MTCR ये भारत इसमें नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2016 में जब भारत इसका मेंबर बना तो भारत के लिए बड़ा आसान हुआ टू इनहांस देयर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। और इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है रिगार्डिंग 300 किलोमीटर एंड 500 kg पेलोड। कि कहने का मतलब आप 300 किलोमीटर के रेंज से ऊपर जाते हैं और 500 उसके ऊपर जाते हैं, तब आपको MTCR का मेंबर बनना पड़ेगा एंड यू कैन इजिली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसी कारण आप देखे होंगे S-400 का भी बहुत यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। S-400 का मतलब द 300 से लेकर 400 का रेंज है। एंड अगेन इसका जब S-500 नेक्स्ट फीचर आप खरीदिएगा तो ड्यू टू द मेंबर ऑफ MTCR रसिया को कोई दिक्कत नहीं होगा टू सप्लाई एंड टू सेल S-500 टू इंडिया, क्योंकि भारत MTCR का मेंबर है। और जब 500 kg हम मिसाइल में पेलोड यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर वारहेड हो या कोई भी वारहेड, ये टेक्नोलॉजी, ये रिजिम हमें उस चीज करने के लिए एक तरीके से परमिशन देता है। और भारत इसका मेंबर कब बना? 2016। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, अगेन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज एन इनफॉर्मल फोरम of countries which through the harmonization of export control seeks to ensure that export do not contribute to the development of chemical or biological weapons. On January 2018, India formally became the 43rd member of the Australia group. तो कहने का मतलब MTCR 2016 में बना। जब हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात करते हैं तो अगेन 2018, तो भारत इसका भी मेंबर बन चुका है। अब हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात करते हैं, इट मींस टू कंट्रोल द केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एंड टू मेक द कंट्री फ्री फ्रॉम या ग्लोबली फ्री फ्रॉम केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, कम्स अंडर द एक्सपोर्ट कंट्रोल रिज्म। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेस्टर्न एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। हम जब इस अरेंजमेंट की बात करते हैं, इट फॉर्मली एस्टेब्लिश इन 1996, एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी in transfer of conventional arms and the dual use goods and technology, so they are not destabilizing accumulations and terrorists and do not acquire them. In 2017 India became the member. तो 2016, 17, 18 तीन इंपॉर्टेंट साल है जहां भारत ये सारे चीजों का मेंबर बना, एक्सेप्ट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगेन इन दिस अरेंजमेंट एक तरीके से कन्वेंशनल जो ड्यूअल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात हो रही है, आर्म्स की लेकर बात हो रही है, उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि इसका यूज टेररिस्ट लोग भी कर सकते हैं एंड द एक्यूमुलेशंस की बात की गई है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। नाउ बियॉन्ड दिस कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। भारत इसका मेंबर नहीं बन पाया, लेकिन ये भी मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम का ही पार्ट है। Following India's 1974 nuclear test, US pushed for setting up a club of nuclear equipment and fissile material supplier. तो ये बनने का कारण है भारत। जब भारत ने अपना पहला टेस्ट किया इन द पोखरन, उसके तुरंत बाद ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया टू रिस्ट्रिक्ट द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। और उसे लगा जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दे सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं दे सकते हैं, तो भारत अपने प्रोग्राम में कैसे आगे बढ़ेगा। इन द ऑल रिस्ट्रिक्शन, एक तरीके से भारत पे सारे सेंसन्स लगा दिए गए रिगार्डिंग द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द न्यूक्लियर मटेरियल। ना वो सिविल पर्पस के लिए और ना मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सके, और वो तभी यूज कर सकता है जब भारत NSG का मेंबर बने, और NSG का मेंबर तभी बन सकता है जब वो NPT सिग्नेटरी हो। So these all are the important one to understand the nuclear supplier group, और जिसका बैकग्राउंड है पोखरन, इंडिया एंड इन 1974।
14 nation group frames and implements agri rules for exporting nuclear equipment. इसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, और ये सब एक तरीके से वेल इक्विप्ड है इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एज वेल एज न्यूक्लियर फ्यूल. Controlling the spread of nuclear weapons, members are admitted only by consensus. अब भारत का यह भी मानना था कि we are the developing countries. हमारा एक लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल रहा है and now we are want to secure our national interest. हम अपने न्यूक्लियर वेपन एक तरीके से मिनिमम डिटरेंस बनाना चाहते हैं. अगर वी आर सिग्नेटरी ऑफ एनवीटी तो हम ये नहीं बना सकते. अब वो कंट्री जो बना चुकी है न्यूक्लियर वेपन, अब वो एनपीटी पे जोर दे रही है. तो आप पहले सारे जो न्यूक्लियर वेपन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए फ्रॉम द ग्लोबली, देन वी साइन दिस ग्रुप. तो भारत का एक पक्ष तो एकदम सॉलिड है इसमें कि हम क्यों साइन करें, फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. और चाइना पाकिस्तान देश से हम घिरने के कारण हमारा जो टेंशन बना रहता, उसके कारण हमारा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना बहुत जरूरी है. After the 1962 war, India always tried to become the nuclear weapon state. लेकिन due to the pressure of geopolitics and some restrictions, sanctions regarding the nuclear transfer, हम वो नहीं बन पा रहे थे. तो वो जो फेज था वो बहुत लंबा चला and we completed in the 1999. India has been trying since 2008 to join the group, which would give it a place at the high table where the rules of the nuclear commerce and decided. Eventually, the ability to sell equipment. Nuclear supplier aims to strengthen the global nuclear non-proliferation regime, whose centerpiece in the 1968 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी बोला जाता. और मैंने बताया कि इंडिया इसका क्यों नहीं सिग्नेटरी बन रहा है. NPT defines nuclear weapon states as those state tested device before January 19. उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन बना दिया कि इसका वो बन सकता है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट डिवाइस किया है. तो भारत इसी के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था कि अगर आप एक तरीके से आने वाले समय पे आप उस देश को नहीं पार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत जरूरत है. विच मीन्स इंडिया कैन नॉट बी एवर बी वन. इंडिया लाइक इजराइल एंड पाकिस्तान थस रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी. अब हम जब एनएसजी की बात करते हैं, अगेन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस इंडिया 1 to 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट. दूसरा, सिविलियन एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, एंड अगेन द एनएसजी. भारत एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है. भारत बहुत 1991 के बाद भारत इसका मेंबर इसलिए बनना चाहता था टू वांट द न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड टेक्नोलॉजी टू हेल्प देयर सिविलियन प्रोग्राम. लेकिन रिस्ट्रिक्शन सेंशंस के कारण भारत इसका मेंबर नहीं बन पा रहा था. लेकिन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया रिलेशंस, इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया इन 2008 विथ यूएस, जिसे हम सिविल न्यूक्लियर डील भी कहते हैं और 1 to 3 एग्रीमेंट कहते हैं. अब इंडिया इसका डील साइन करने के पीछे यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. यूएसए वांट द इंडिया टू बिकम द इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर इन द एशिया. और जो यूएसए में जो टेररिज्म अटैक हुआ था वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था. दे वांट इंडिया टू बिकम द ग्लोबल पार्टनर एज वेल. तो जब भारत को ये ऑफर दिया गया कि हम आपके ऊपर जो एनएसजी है उसके सैंक्शंस को रिमूव कर सकते हैं एंड वी गिविंग यू द एग्जेम्पशन, कि आप अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. और उस एग्जेम्पशन में करने के लिए यूएसए को अपने एटॉमिक एक्ट 1950 में अमेंडमेंट करना पड़ा. और जिस सेक्शन को अमेंड किया गया था वो सेक्शन था 123. For that reason, this agreement also known as 123 agreement. और ये जो एग्जेम्पशन क्या मिला, फ्रॉम द इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ एनएसजी, ऑल्दो इंडिया कैन यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एज वेल एज न्यूक्लियर मटेरियल. तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट था उस समय से लेकर आज के लिए, टू बिकेम द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम. उसके बाद भारत के जितने रोड ब्लॉक्स थे वो सारे ओपन हो गए इन द अदर MECR रेजिमेंट,
मतलब जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो या MTCR हो। और साथ साथ में भारत के टेक्नोलॉजी में, भारत के न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट हाई जंप मिला कि भारत उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी न्यूक्लियर मटेरियल मंगाने लगा। उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी रिलेशंस स्ट्रॉन्ग किए फॉर द न्यूक्लियर मटेरियल, कनाडा के साथ भी स्ट्रॉन्ग किए। ऑल दिस रीजन्स हैविंग द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मटेरियल। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कौन कर रहा है? रसिया एज वेल एज यूएसए, क्योंकि भारत को एनएसजी से एग्जेम्पशन मिल चुका है थ्रू दिस 123 एग्रीमेंट। तो यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। लेकिन आज के डेट में कुछ इंपॉर्टेंट फ्लॉज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आज भी ये स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो रोड ब्लॉक बना हुआ इन दिस एग्रीमेंट वो है सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अब इस पे ये सवाल उठा कि अगर मानकर चलते हैं कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? द सप्लायर ग्रुप और द ऑपरेटर ग्रुप। तो इस एग्रीमेंट में इसके ऊपर बहुत सवाल उठे एंड टिल नाउ अगेन इंडिया एंड यूएसए एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशंस एंड डिप्लोमेसी टू फाइनलाइज दिस एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो सप्लायर ग्रुप है फ्रॉम यूएसए, द वेस्टिंग हाउस, ये वेस्टिंग हाउस एक सबसे बड़ी कंपनी है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है यूएसए बेस्ड। और भारत में जो ऑपरेटिंग है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एनपीसीएल बोलते हैं। अगर कोई डैमेज होता है तो उसका लाइबिलिटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिसको लेकर बहुत सारे सेक्शंस में अमेंड करने की बात की गई है। और एक इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी इंश्योरेंस पूल बनाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है, भारत और यूएसए का जो बैकग्राउंड रहा है, वो भारत उस चीज़ से सीख लेना चाहता है। और वो सीख ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, जो यूरेनियम कार्बाइड में जो इंसिडेंट हुआ था, हैविंग नॉट एनी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, और कोई हमारे पास वैसा कोई एक्ट नहीं था जिससे हम रिस्ट्रिक्ट कर सके या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फाइनलाइज कर सके। तो भारत अपने हिस्ट्री में जाकर जो गलती किया था उसको सुधारना चाहता है एंड दिस टाइम दे वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग दिस एक्ट। लेकिन यूएसए को भी पता है कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, सप्लायर का भी गलती हो सकता है, ऑपरेटर का भी गलती हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है द वेस्टिंग हाउस। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन बियॉन्ड दिस भारत का जो मेन मोटिव था टू बिकेम द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अदर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, वो पूरा हो चुका है। एनएसजी का नहीं भी बने तो आज हमने सारे इंपॉर्टेंट रिजिम को ज्वाइन कर लिया है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो हमें समझना था रिगार्डिंग द IAEA, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में रहा। एंड वी हैड डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज GS2। तो करंट के टॉपिक पर बहुत फोकस रखिए, आने वाले समय में इससे बहुत सारे सवाल हमें मिलने वाले हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, समय बहुत कम है प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद हम मेंस का सीरीज तो तुरंत ही लाएंगे। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, थैंक यू।